नमस्ते छात्र। आज हम कक्षा 11 की इकाई 3 जिसका नाम है पुरानी चीज़ों के पक्ष में काव्य का अध्ययन करेंगे। पुरानी यानी प्राचीन, जो समय बीत गया है उसी समय जो चीज़ थी, जो सामग्री थी, जो वस्तुएं थी, उसी के बारे में, उसी के पक्ष के बारे में कवि ने यहाँ पर हकारात्मक सुझाव दिए। इस काव्य के कवि का नाम राजेंद्र जोशी। राजेंद्र जोशी का जन्म सन 1946 को मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। राजेश जोशी प्रगतिशील विचारधारा के कवि माने जाते हैं, यानी आधुनिकता जीवन में आई है। आधुनिकता के साथ साथ पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखकर जीवन जीना और देश के सभी लोगों को प्रगतिशील विचारवादी बनाना और इन्हीं विचारों के आधार पर साहित्य लेखन करना इनका एक स्वभाव था। उन्होंने जो साहित्य लिखे हैं उसमें एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और पंक्तियों के बीच उन्होंने जो कहानी संग्रह लिखे थे उसमें है सोमवार और अन्य कहानियाँ, जिसमें कपिल का पेड़, 3 नाटक, अच्छे आदमी, जादू जंगल और टंकारा का गाना शामिल है। राजेश जोशी की कविता में स्थानीय बोली बानी का मिजाज, यानी कि जो व्यक्तियों की स्थानीय भाषा होती है, जिस स्थान पर वे जन्मे होते हैं, उनकी अपनी जो बोली होती है और उन्हीं की वाणी का जो मिजाज होता है उसके बारे में और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। प्रस्तुत कविता में सच के साथ मनुष्यता को बचाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष करता मिलता। इस काव्य में कवि ने बदलते जीवन में लोग जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में वर्णन किया और आधुनिकता के बढ़ते कदम से दुनिया के नष्ट होने का खतरा जितना प्रबल है, यानी जितना ज़्यादा है, उतना ही जीवन की संभावना की खोज में कवि बेचैन है। आज हम देखें तो आधुनिक इस दौड़ भरी जिंदगी में इंसान शांति को खो बैठा है और शांति को खो देने से, इंसान पैसों के पीछे भागने से अपने जीवन में शांति, कुछ संभावनाएं, कुछ परिवार के रिश्ते खो बैठा है और इसी विचार को लेकर कवि बेचैन है। इस काव्य का अर्थ जाने। पंक्तियां हैं, कितनी ही बदल जाए यह दुनिया, काम आती रहती है लोगों की कुछ पुरानी चीज़ें हर वक्त। नानी की कहानियाँ और दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे काम आते रहते हैं, जैसे सदियों पुराने पहाड़ और प्राचीन और स्मृतियाँ उनके किनारे बसी सभ्यताओं की। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह दुनिया परिवर्तनशील है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में, इस दुनिया में जैसे बदलाव आते हैं उसी तरह हमें भी बदलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में भी कवि
यहाँ बताते हैं कि दुनिया परिवर्तनशील है। दुनिया में नित नए परिवर्तन होते रहते हैं, यानी बदलाव होते रहते हैं। परिवर्तन में अन्य कई संशोधन खोज भी होती रहती है। लोगों के सांस्कृतिक, लोगों की भौतिक सुविधाओं में बदलाव, लोगों के व्यवहार में बदलाव होने लगा है। ऐसे कई परिवर्तन होते रहते हैं और लोग नई नई चीज़ों को शौक से अपनाते भी। प्रत्येक चीज़ को, आज की जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल, तो प्रत्येक व्यक्ति मोबाइल को अपने पास शौक से रखता है, उसका उपयोग भी करता है, परंतु उसको एक शौक है। ऐसे कई चीज़ों को लोग अपनाते रहते हैं, पर पुरानी और अच्छी चीज़ों को भी त्याग नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नई चीज़ों को अपनाते हैं, परंतु हमारी जो पुरानी चीज़ें थी, ऐसी पुरानी चीज़ों को वे त्यागते नहीं हैं, छोड़ते नहीं। जैसे एक उदाहरण दे तो कुछ लोग अपने घर में एक पुराना स्कूटर हो या पुराना बाइक हो या पुरानी साइकिल हो या पुरानी कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसको कभी बेचते नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारे घर में ये जब तक पड़ा है तब तक हमारे घर में अच्छा है, इसीलिए भी वो बेचते नहीं हैं, छोड़ते नहीं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये है पुरानी, परंतु हमारे परिवार ने, हमारे पिता या दादा दादी ने इस वस्तु को संभाले रखा था, इसलिए वे रखते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पुरानी चीज़ों का महत्व भी समझते हैं। तो इसी प्रकार लोग नई चीज़ों का शौक़ रखते हैं, साथ साथ पुरानी चीज़ों को भी वे त्यागते नहीं हैं। पुरानी चीज़ें आधुनिक युग में भी हमेशा लोगों के काम आती रहती हैं। उसी पुरानी चीज़ों में कौन कौन सी बातें, तो उसमें है नानी की ज्ञानप्रद कहानियाँ और दादी के इलाज के घरेलू नुस्खे। हम देखें तो जब हम छोटे थे तो दादा दादी हमें ज्ञान भरी कहानियाँ सुनाते थे। तो ये कहानियाँ आज भी वही बनी रही और दादा और दादी जो अपनी रसोई घर में किसी को कुछ बीमारी होती थी तो कुछ ना कुछ इलाज वे रसोई घर में से ही हमें दे देते थे। यानी पहला समय ऐसा था कि तभी बच्चों का जन्म घर पर भी होता। अभी हम देखें तो आज की सुविधाओं में व्यक्ति शौक करने लगा है और तुरंत दुख सहन न होने के कारण सहन शक्ति को कम रखते हुए स्त्रियां और घर के अन्य लोग भी तुरंत डिलीवरी के प्रसंग में भी ऑपरेशन करवाने लगते हैं। परंतु पहले के समय में लोगों का जन्म घर पर होता था, यानी घर पर डिलीवरियां होती थी। इसी प्रकार छोटे बच्चे जब दौड़ते हुए उनको ठेस पहुंचती थी तो तुरंत हल्दी और शक्कर डालकर हमारी दादी या दादा हमें खिला देते थे, तो जिसके कारण जो लगी हुई चोट है वह पक न जाए, यानी वो घाव जो है वह तुरंत रुझ जाए। ऐसे कई घरेलू नुस्खे थे, जैसे हल्दी वाला दूध। इसी प्रकार तुलसी का उपयोग, अरडूसी के पन्नों का उपयोग, ये सभी घरेलू नुस्खे भी आज भी मौजूद हैं जो प्राचीन थे। ये न कभी पुराने हुए हैं न कभी पुराने होंगे, वे हर युग में लोगों के काम आते रहेंगे। इसी तरह सदियों पुराने पर्वत और उनके किनारे बसी और रची प्राचीन सभ्यता यानी हमारी संस्कृति भी कभी नष्ट नहीं हो सकती।
जो हमारी संस्कृति है वह पूरे विश्व में श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति ऐसी है कि जिस संस्कृति में सभी भगवान ने जन्म लिया था। हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति, हमारी संस्कृति देवों की भूमि और वीरों की भूमि है। हमारी इस संस्कृति में पर्वत को पूजनीय माना जाता है, नदी को माता माना जाता है और वृक्षों में नारायण के हम दर्शन करते हैं। तो ये सारी संस्कृति जो हमारे आसपास हमें नज़र आती है, वे सभी संस्कृति पूजनीय है। पत्थर को भी हम भगवान बनाकर पूजते हैं। तो ये हमारी प्राचीन सभ्यताएं उस समय भी थी और आज भी बनी रही। ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसकी याद लोगों को हमेशा रहेगी। जैसे प्राचीन समय की बात करें तो वीरों की वही कहानियाँ, वही फिल्में, वही कलाकृतियाँ, और आज का जो कलयुग है उसी प्रकार सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो भगवान के दर्शन, भगवान की बातें जो हम सुनते थे, वे आज भी हमारी संस्कृति में सभ्यता बने रखने और इसी प्रकार उसको कलाकृतियों में ढाला गया, विविध ग्रंथों में ढाला गया। तो ये यादें तब भी थी और आज भी है, ये हमेशा रहेगी और वह हर युग में उनके काम आती रहेगी। कंप्यूटर और सैटेलाइट के इस युग में भी दुनिया की हजारों सड़कों पर दौड़ती रहती है हमारी पुरानी साइकिलें। सच एक प्राचीन चीज़ है और हालांकि झूठ भी और वक्त पर दोनों ही काम आते हैं आदमी के। सारे बहस मुबाहिसों के बावजूद इतना तो तय है, बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों के। इस पंक्ति में कवि बताते हैं कि आधुनिक युग, आज का युग जो परिवर्तन होता जा रहा है, जो विश्व एक टेक्नोलॉजी के मार्ग से आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कंप्यूटर और सैटेलाइट का यह युग है कि जिसके कारण हम हमारे देश में विविधतम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ऐसा कंप्यूटर और सैटेलाइट का युग जो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है, ये अधिकांश कार्य आज इन दोनों के सहयोग से संपन्न हो रहे हैं। इसके बावजूद कुछ पुरानी चीज़ों की अहमियत आज भी पहले जैसी है। भले ही टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, भले ही पूरा विश्व टेक्नोलॉजी से परिवर्तन प्राप्त कर रहा हो, फिर भी पुरानी चीज़ें आज भी पहले जैसी महत्वपूर्ण बनी रही। उदाहरण के रूप में साइकिल भले ही पुराने युग की हो, उदाहरण के रूप में जो हम साइकिल को लेते हैं तो ये आज भी बिना खर्च की सवारी है। हम देखें तो ज़्यादातर प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो वाहनों से फैलता है, तो इसी कारण लोग ज़्यादातर साइकिल का उपयोग करने लगे। तो साइकिल से क्या होगा, जो पहले लोग साइकिल चलाने पर उनके शरीर की सारी कसरत हो जाती थी और उसका एक रुपया भी नहीं होता था। कम खर्च में हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते थे। तो ये आज भी बनी हुई है। वह हजारों सड़कों पर दौड़ने वाला लोगों का मनपसंद वाहन है। अभी कुछ लोग साइकिल को भी शौक से उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, सच बोलना पहले भी अच्छा माना जाता था। इसके साथ ही झूठ भी सच जितना ही पुराना है।
जैसे पहले भी लोग सच बोलते हैं और झूठ बोलते थे, इसी प्रकार आज भी लोग सच और झूठ बोल रहे हैं। यानी परिवर्तन तो हुआ है, परंतु कुछ बातें जो ऐसी हैं जो पुरानी आज भी बनी हुई है। नए ज़माने में भी ये दोनों अपने प्राचीन रूप में प्रचलित है और समय समय आज भी ये वक्त आने पर लोगों के काम आते हैं। हमने सत्य की बात सुनी, सत्य और झूठ की जो बात हम बोल रहे हैं उसमें राजा हरिश्चंद्र की बात है कि जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। और महाभारत में पांडव पुत्र युधिष्ठिर जो एक ही बार आधा झूठ बोले थे, नरोवा कुंजरोवा ऐसा बोले थे। इसके अलावा ये सत्य के दो प्रत्यक्ष उदाहरण और सुने हुए दो उदाहरण हैं। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन रहा, यानी गांधी जी एक सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। इसके साथ साथ पूज्य गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार ऐसे भी कई लोग थे कि जो भी किसी बिना शौक के कारण अपना जीवन सादगी से जीते थे, उसका अस्तित्व आज भी उसी तरह विद्यमान है। जो लोग सादगी से जिए हैं, लोकमान्य तिलक हो, अब्दुल कलाम हो, ऐसे सभी लोग आज भी लोगों के हृदय में जिंदा है। आगे कवि कहते हैं, यदि आधुनिक युग के हिंसा प्रधान वातावरण से उसकी तुलना की जाए, सादगी भरा जीवन आज कैसे बना हुआ है, तो लेखक कवि कहते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हिंसाएं हो रही है और हिंसा तथा सादगी भरा जीवन को हम तोले तो सादा सरल जीवन लोगों को ज़्यादा काम आता है और ज़्यादा पसंद आता है। यानी सभी लोग सादगी से जीना, शांति से जीना पसंद करते हैं। हत्यारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारी। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास। कवि इस पंक्ति में कहते हैं कि क्रूरता और विनम्रता में से विनम्रता श्रेष्ठ है। ज़्यादातर कुछ लोग क्रोधित होते हैं, दूसरों के प्रति हिंसा करके दूसरों को जीतने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इस समय में नम्र नहीं रहना चाहिए, विनम्र नहीं रहना चाहिए, नम्रता से जीवन नहीं जीना चाहिए, ऐसा मानते हैं। परंतु दोनों को हम तराजू में तोलें तो क्रूरता से बढ़कर है विनम्रता। यानी जो लोग विनम्र होकर जीते हैं ये अच्छा जीवन जी पाते हैं। यह बात हर व्यक्ति स्वीकार करता है, पर हिंसा का शोर अधिक है। यानी चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हम देख रहे हैं। आजकल के लोग भीड़ भाड़ भरा इस जीवन में वे गलत काम कर रहे हैं, क्रूर हो रहे हैं, अशांति भरा जीवन जी रहे हैं। ये उनको भी पता है कि ये हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है, फिर भी हिंसा बढ़ रही है और लोगों के मानस हिंसा के प्रति बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? हिंसा ज़्यादा होना, यानी हत्यारे अधिक संगठित होना। विनम्रता और क्रूरता में शोर के लिए कोई स्थान नहीं होता।
यानी विनम्रता क्रूरता से बड़ी होती है। हम देखें तो ऋषि मुनियों का जीवन, देवों का जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों का जीवन, ये अन्य घातकी लोगों से, हत्यारे लोगों से कई अधिक ऊंचा था। और उन्हीं की विनम्रता के कारण जो लोग विनम्र होकर जीवन जिए हैं, सादगीपूर्ण जीवन जिए हैं, इन्हीं के कारण इनका नाम हम आदर से लेते हैं। इसके सामने शोर भरे जो लोग थे, हत्यारे लोग थे, क्रूर लोग थे, घातकी लोग थे, इनको हम अपने जीवन में से डिलीट करते हैं। शोर का प्रवेश होने पर विनम्रता नहीं रहती। आज हम देखें तो विनम्र लोग भी जब गलत काम करने बैठते हैं और शोर करने लगते हैं तो उनकी स्वभाव में से विनम्रता चली जाती है। यानी विनम्रता एक ऐसा गुण है जिसे बनाए रखने के लिए हमारे अंदर अपने स्वभाव का मनोबल मजबूत करना पड़ता है। यह बात कवि वृक्ष और दूब के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं। दूब यानी धरो, एक छोटी सी घास। कवि कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं वे तनकर खड़े होते हैं, सीधा खड़े होते हैं, और हवा लगने से, पवन आते ही ये वृक्ष शोर मचाते हैं, यानी इस वृक्ष की आवाज़ आती है। कभी ना कभी तनकर खड़े हुए ये वृक्ष कभी टूट भी जाते हैं और उनकी शाखाएं गिर जाती हैं, परंतु उसके सामने लोचदार दूब हवा लगने पर कभी शोर नहीं मचाती। दूब, हरी भरी घास हम देखते हैं तो कितनी भी पवन आए फिर भी ये शोर नहीं मचाती। यानी पेड़ को क्रूरता और दूब को विनम्रता का उदाहरण कवि देते हैं कि दूब एक विनम्र है, कि जो हमें विनम्रता सिखाती है। तो दूब किसी भी मुश्किल स्थिति में भी, कितनी भी जोरों से पवन आती है, फिर भी दूब का बाल भी बांका नहीं होता। तो इसी प्रकार क्रूरता से बढ़िया विनम्रता है। हमें जीवन में विनम्रता से जीना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति का भूषण है, यानी घरेणुज, उसे कायरता नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि दूसरों की विनम्रता उनको कायर लगती है कि ये कायर व्यक्ति है, ये डरपोक व्यक्ति है, परंतु उनको पता नहीं है कि विनम्रता प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में नहीं होती। नए जमाने की तरह तरह की मूर्खताओं के बावजूद भी पुरानी समझदारी हमेशा बची रहती है और वही लोगों के काम आती है, यादों में शेष रह जाती है थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी बातें, यानी सुख और दुख भरी बातें। छात्रों, आज हमने इस काव्य में विनम्रता से जीवन जिए। आधुनिकता की इस दौड़ भरी जिंदगी में भी अपने आप को न खोए और सादगी भरा, शांति भरा जीवन जीने का प्रयत्न करें। आज के जो बदलाव हो रहे हैं उसमें हमें बदलाव तो रखने हैं, परंतु उसमें संयम रखना है, मर्यादाएं रखनी है, और प्रत्येक वस्तु का विनियोग कैसे करें वे भी हमें सीखना है। और आयुर्वेद को आगे ले जाना है, विज्ञान को भी आगे ले जाना है, और नए नए टेक्नोलॉजी के साधन के द्वारा हमारा जीवन पुरानी चीज़ों के पक्ष को लेकर, पुरानी चीज़ों को साथ लेकर चलना है, आगे बढ़ना है। अस्तु।